अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक रीज़न नंबर 1। पहले साइंटिफिक रीज़न नंबर में पूछा जा रहा है वाटर स्प्लिट ऑन द फ्लोर evaporate faster than the same amount of water in a container। भाई कंटेनर के अंदर पानी पड़ा होता है, उसी पानी को फ्लोर पे क्या कर दो, स्पिल्ट कर दो, मतलब फैला दो। तो वही पानी जब ज़मीन पर फ्लोर पर फैल जाता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से एवापोरेट हो जाता है बनिस्बत उसके कि वही पानी क्या था, कंटेनर में था। ऐसा क्यों था, आइए। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, जो पानी जो है ना फैलाते तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। द लार्जर द सरफेस एरिया द लार्जर विल एवापोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा क्या होगा, एवापोरेशन होगा। एज ग्रेटर द सरफेस एरिया अलाउ मॉलिक्यूल टू गेट मोर एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एस्केप इनटू द एयर। जैसे ही पानी फैल जाता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और एवापोरेशन और सरफेस एरिया के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एवापोरेशन होगा। तो यहाँ यही कह रहा है कि ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो वो सराउंडिंग से ज़्यादा एनर्जी लेने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से एवापोरेट हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो है इसमें कहा जा रहा है अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल। भाई कोई भी लिक्विड को जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो स्फेरिकल क्यों होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई एक ट्यूब बना के बता देता हूँ, उससे पानी जो है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब देखो एक टैप बनाया, नलका बनाया, उससे पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो गिरता हुआ जो कतरा है ना, अब ये जो है वो गिरता हुआ कतरा स्फेरिकल क्यों है, तो याद रखिएगा इसकी मेन वजह जो है वो क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये चाहते हैं कि इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दरमियान, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दरमियान का जो रेशो हो वो क्या हो, वॉल्यूम के दरमियान का जो रेशो हो वो क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। तो स्फेयर जो है एक ऐसी शेप है जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दरमियान का जो रेशो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। लिहाजा गिरता हुआ कतरा जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अब देखो यहाँ तो हमने कहा अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो कोहेसिव फोर्स होती है ना, मॉलिक्यूल के आपस में जो फोर्स होती है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, बिटवीन सरफेस एंड इनर मॉलिक्यूल, सरफेस और इनर मॉलिक्यूल के दरमियान। एज इनर मॉलिक्यूल आर पुल्ड सरफेस मॉलिक्यूल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो अब क्या हुआ भाई, कोहेसिव की फोर्स क्या है, मॉलिक्यूल के दरमियान है ना, तो बीच वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दरमियान का जो रेशो क्या होता है, मिनिमम होता है। और इसमें अलग अलग शेपें हैं जिसमें सबसे मिनिमम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दरमियान का जो रेशो सबसे मिनिमम जो होता है वो हमेशा किस में होता है, स्फेयर में होता है। लिहाजा गिरता हुआ कतरा जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, स्फेरिकल हो जाता है। तो यहाँ हमने कहा ड्यू टू सरफेस टेंशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है, मॉलिक्यूल के दरमियान, बिटवीन सरफेस एंड इनर मॉलिक्यूल। इनर मॉलिक्यूल और सरफेस वाले मॉलिक्यूल उनके दरमियान ये फोर्स होती है। एज इनर मॉलिक्यूल आर पुल्ड सरफेस मॉलिक्यूल, इनर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं, रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, जिसके नतीजे में क्या होता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दरमियान का जो रेशो होता है वो मिनिमम होता है और उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एवापोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन जो वो कूलिंग क्यों है, अब देखें भाई मैं आपको यहाँ समझाने चाहता हूँ कि एक डायग्राम से थोड़ा समझाते हैं। देखें भाई टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होता है, एवरेज होता है। इस एक कंटेनर्स में बहुत सारे क्या है, एक कंटेनर है उसमें क्या है, बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं फॉर एग्जांपल उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है मिसाल के तौर पर 5 जूल है, ऊपर वालों के पास 6 जूल है, सरफेस वालों के पास सबसे ज़्यादा होती है 7 जूल होती है। अब एवापोरेशन में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिनकी वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ना वो सबसे पहले चले जाते हैं,
और टेम्परेचर क्या होता है इन तीनों का एवरेज, टेम्परेचर क्या होता है इन तीनों का एवरेज। 6 + 5 कितना हुआ 11 + 7 कितना 18, 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ये 3 लेयर है ना हमारे पास, तो एवरेज जो बन रही है वो एवरेज क्या हो गई, एवरेज जो है वो 66 जूल बन रही है। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे, इन तीनों लेयर की एनर्जी को प्लस करो और 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज जो है, इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इसी से किसी चीज़ की गर्माइश, कूलिंग, हॉटनेस, उसी से पता चलता है ना। तो एवापोरेशन में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ना, वो सबसे पहले एवापोरेट होते हैं। अब सोचो ये 7 जूल वाली लेयर जो है वो एवापोरेट हो गई, तो पीछे कौन सी लेयर बच गई, पीछे 6 और 5 वाली बच गई ना। अब एवरेज कितना आ जाएगा, 6 + 5 दोनों को प्लस करो 11, 11 / 2 कितना आ जाएगा 5.5। एवरेज क्या हो गई, कम हो गई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम। और टेम्परेचर कम अगर हो गया तो इसका मतलब एवापोरेशन क्या हो गया, कूलिंग प्रोसेस हो गया, किसी भी चीज़ को क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो यहाँ हमने कहा एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। बिकॉज ऑन एवापोरेशन, एवापोरेशन में क्या होगा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हाई एनर्जी क्या वाले, जो सबसे ऊपर वाली लेयर थे वो सरफेस को छोड़ देते हैं। देयरफॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है बाद में रह जाने वाले मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल, और लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही टेम्परेचर है ना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट ऑल्दो हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड टू द लिक्विड। भाई बॉइलिंग पॉइंट, जब पानी उबल रहा होता है ना, उसके बाद मुसलसल जब आप हीट एनर्जी दे भी रहे होते हो, फिर भी उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। भाई किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जब भी आ जाए, उसके बाद आप जितनी भी हीट एनर्जी दोगे इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड, इवन हम लिक्विड को हीट एनर्जी दे रहे होते हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइड इज यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। वजह क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर आप उसे जितनी भी हीट एनर्जी दे रहे होते हो, वो हीट एनर्जी क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो रही होती है। किसमें, हीट एनर्जी जो है वो इज यूज अप, इस्तेमाल हो रही होती है किसमें, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड टू वेपर। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में वो क्या हो रही होती है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। देयरफॉर ऑल हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। तो लिहाजा जितनी भी हीट एनर्जी दे रहे होते हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, और उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइंटिफिक रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मर्करी हैज़ अपवर्ड मेनिस्कस अपवर्ड। तो ये इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना कि भाई मर्करी में जो है वो अपवर्ड मेनिस्कस क्यों होता है, बाकी दूसरे जो लिक्विड होता है उसमें लोअर मेनिस्कस क्यों होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस एज गैस डू। लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करना चाहें ना, लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो उतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते जितना हम गैस को कर सकते हैं। तो इसका रीज़न आपको मालूम है कि भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। ये भी चीज़ें आगे टॉपिक में डिस्कस हो चुकी है। तो हमने कहा एज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन इन स्मॉलर इंटरमोलिकुलर स्पेस। हमने कहा इनके दरमियान रैंडम मोशन होती है लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो कम होता है। देयरफॉर दे आर ऑलरेडी इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, लिहाजा वो क्या होते हैं, ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, फासला कम होता है। सो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी ब्रॉट फर्दर क्लोजर एज डन इन गैसेज। गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, लिहाजा प्रेशर अप्लाई करके उनके मॉलिक्यूल को करीब करीब कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, लिहाजा इनको मजीद हम कंप्रेस नहीं कर पाते। फिर इसके बाद जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाईएस्ट क्यों होती है, तो उसके लिए आप हमारा एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर वाला टॉपिक देखिएगा। उस एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के अंदर ये वाला रीज़न जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। हनी जो होता है वो पानी के मुकाबले में ज़्यादा विस्कस क्यों होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी आर ग्रेटर इन साइज एज कम्पेयर विद वाटर। याद रखिएगा विस्कोसिटी जो वो मॉलिक्यूल की क्या होती है, साइज पर डिपेंड करता है और मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने कहा कि हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, हनी जो है वो पानी के मुकाबले में ज़्यादा गाढ़ा क्यों है, तो हमने कहा बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी आर ग्रेटर इन साइज एज कम्पेयर विद वाटर। पानी के मुकाबले में हनी के जो मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी इज लेस, और इनके दरमियान जो फासला होता है वो भी कम होता है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर हाई, और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। देयरफॉर हनी टेक्स मोर टाइम टू फ्लो हैंस इट इज़ एंड इट्स विस्कोसिटी इज हाई, लिहाजा हनी को फैलने में ज़्यादा वक्त लगता है और इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए इंपॉर्टेंट सवाल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।